दोस्तों, प्रेम पर आधारित कहानी रानू के कलम से निकला हुआ बहुत ही रोमांटिक उपन्यास कांटों का उपहार की यह 8वीं सीरीज है। अभी तक की जो कहानी मैंने आपको सुनाया हूँ उसमें राधा एक नटखट सी गांव की भोली भाली लड़की को उठाकर राजा विजयभान सिंह अपनी हवस का शिकार बनाता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि राजा विजयभान सिंह उस गांव की नटखट अलहड़ सी एक गोरी के लिए वह बेचैन हो जाता है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। ऐसी उसमें क्या थी, इसी कहानी की सीरीज में हम 7वें भाग से आगे की भाग की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। विजयभान सिंह हल्के से मुस्कुरा दिए, फिर एकदम गंभीर हो गए। यहाँ तक की कहानी सुनाए थे जब वो फादर जोसेफ से मिल करके और राधा के दादाजी के द्वारा बनाई गई उनकी मूर्ति को राधा की याद में ले करके और वो वापस चला जाता है। उससे आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। सुबह का समय था। राधा अपने छोटे से कमरे में झाड़ू लगा रही। छोटा सा घर था, चौका था और एक छोटा सा आंगन था। आंगन का दरवाजा बाहर की तरफ एक कच्ची सड़क की ओर खुलता था। घर मिशन स्कूल के कंपाउंड में था। यह घर उसे क्वार्टर के रूप में फादर फ्रांसिस ने दिया था, क्योंकि उसके बाबा को स्कूल में नौकरी मिल गई थी। इस घर में रहते हुए उन्हें करीब 1 सप्ताह हो गया था। सहसा किसी ने आंगन का दरवाजा खटखटाया तो राधा ने झाड़ू किनारे रखी और पलंग पर सोते बच्चे को एक बार निगाह डाली, फिर आंचल संभाल कर दरवाजा खोल दिया। सामने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा था। सिर के बाल भूरे कम और सुनहरे अधिक, कल में चौड़ी और कान से नीचे तक थी। कल में जो थी बालों की, मतलब बाल की कलम होती है। पतली भूरी मूछे, भूरी छोटी सी फ्रेंच कट दाढ़ी, आंखों पर मोटा तथा कीमती काला चश्मा था। सिर के ऊपर इवनिंग कैप, जिसे आंखों के ऊपर कुछ अधिक ही झुकाकर उसने पहन रखा था। सर्ज के सफेद सूट में वह किसी एस्टेट का राजकुमार लगता था। राधा ने उसे देखा तो उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर घबराती हुआ पीछे हट गई। सिर का आंचल और बढ़ा लिया। उस व्यक्ति ने राधा को देखा ऊपर से नीचे तक, बहुत गौर से, बहुत गहरी दृष्टि से। एक साधारण सूती साड़ी, परंतु आंखों में अमावस की रात का अंधकार होने के पश्चात भी एक कोने में सुबह के तारे के समान एक मनकाती सी चमक अभी से आगंतुक के चमकदार चेहरे पर गम की उदासी छा गई। आप किससे मिलना चाहते हैं? राधा ने जब उसे खोया हुआ देखा तो उससे आश्चर्य से पूछा। राधा की गंभीर आवाज में ऐसी मिठास थी जिसमें आगंतुक के कानों में शांति का रस घोल गया। यह मिठास, काश यही मिठास उनकी अपनी मिठास होती। उसके अपने अधिकार में राधा के प्यारे प्यारे होठों से शहद में डूबी फूल सी पंखुड़ियां झड़ चली थी। मैं बाबा हरिदयाल से मिलना चाहता हूँ, जो मूर्तिकार हैं। अपने आप पर काबू पाकर उस आगंतुक ने कहा राधा से कि मैं आपके जो बाबा हैं हरिदयाल, उनसे मिलना चाहता हूँ जो मूर्तियां बनाते हैं। राधा एक पल के लिए उसका स्वर सुनकर कांप गई। दिल में एक विचित्र सी धड़कन उठी, अकारण ही, जिसका वह कोई अनुमान नहीं लगा सकी। कहीं दूर से आती हुई हवाओं के बहाव पर शायद कभी उसके कानों ने ऐसी आवाज सुन रखी हो। कहाँ, कब, शायद उसे कुछ याद नहीं आया। आगंतुक को उसके खोएपन से चिंता हुई। उसका ध्यान बटाकर उसने कहा, मेरा नाम राजेश है, मुझे फादर जोसेफ ने भेजा। उन्होंने मुझे राय दी है कि यदि मैं बाबा हरिद्वार से मूर्तियां खरीदूं तो अधिक अच्छी बात होगी। ओह! राधा फादर जोसेफ का नाम सुनते ही रास्ता छोड़कर अलग खड़ी हो गई। फादर जोसेफ ने उसके लिए क्या नहीं किया, वह उसका कितना अधिक ख्याल रखते हैं। मैंने आपको तथा हरदयाल को वहाँ देखा था। आप लोगों से मेरी भेंट हुई थी, शायद आपको याद ना हो। राजेश ने उसके मन को बांटकर रहा सहा संदेश को भी दूर कर दिया और इसी बीच सिर की टोपी भी उतार दी। ओह जी हाँ, शायद। राधा अपनी स्मृति पर लज्जित हुई। शायद इससे पहले उसने इस व्यक्ति को वहीं देखा हो। वह झट बोली, आइए अंदर आइए। राजेश ने झट अंदर कमरे में कदम रख दिए। राधा उसके आगे चलकर एक कमरे में पहुंची। एक कुर्सी पर उसे बिठाकर बोली, आप ठहरिए, बाबा को मैं अभी बुलाकर ले आती हूँ। ऐसी जल्दी भी क्या है? राजेश बोला। राधा की समीपता वह अपने साथ देर तक स्थिर बनाए रखना चाहता था। बोला, वह स्वयं ही आएंगे, आप क्यों कष्ट करती हैं? इसमें कष्ट की क्या बात है, आखिर बुलाना तो पड़ेगा ही। राधा ने उत्तर दिया, वरना फिर वह शाम 5 बजे स्कूल बंद होने के बाद ही लौटेंगे। राजेश ने सोचा, वह कह दे कि शाम 5 बजे तो क्या, वह सारी जिंदगी उसके बाबा की प्रतीक्षा कर सकता यदि राधा यूं ही उसकी नजरों के समीप रहे, परंतु यह उसे उचित नहीं लगी। राधा को उलझाए रखने के लिए उसने पूछा, आपके बाबा क्या स्कूल में काम करते हैं? जी हाँ, राधा
ने बोली। क्या काम? यूं ही बच्चों की मतलब देखभाल करते हैं। तो फिर मूर्तियाँ किस समय बनाते हैं? अधिकांश शाम को समय स्कूल से आने के बाद राधा ने बताई उस आगंतुक। तब तो उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? एक छोटा सा बच्चा है, उसे पढ़ा लिखा कर मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ, राधा ने बोली। क्या आपके पति आपकी कोई सहायता नहीं करते? राजेश ने उसका दिल को टटोलना चाहा। उत्तर में राधा की आंखों से आंसुओं की 2 बूंद गालों पर लुढ़क आई। राजेश के दिल पर अंगारे लौट गए। पहली ही भेंट में उसने सारी बातें उससे पूछ लेना उचित नहीं समझा। बोला, ओहो क्षमा कीजिए, मेरी बातों से आपको दिल को अगर चोट पहुंची है मेरी बातों से, मैं यह नहीं जानता था। राधा ने अपने आंसू पोंछे, मुस्कुराने का भी प्रयत्न किया, परंतु दिल के अंदर पहले से ही जो नासूर बना हुआ था, इसलिए वह असफल रही। जाते जाते बोली, मैं अभी आई, और फिर वह बाहर की तरफ चली गई। उसके जाते ही राजेश ने अपनी आंखों का चश्मा उतारा, टोपी एक स्थान पर रख दी और कमरों का निरीक्षण करने लगा। वह समीप के दूसरे कमरे में प्रविष्ट हुआ। वहाँ एक नन्हा सा गोरा चिट्ठा बच्चा आंख बंद किए नींद में भी मुस्कुरा रहा था। अपने आप पर वह काबू नहीं रख सका तो झुककर उसने उसका मस्तक चूम लिया, उसके गाल चूम लिए, उसकी दाढ़ी के बाल। जब बच्चे की नरम और कोमल त्वचा पर गड़े तो उसकी आंखें खुल गई। राजेश ने देखा उसकी आंखों की चमक में उसका अपना प्रतिबिंब है, उसके रूप में उसका अपना बचपन। बच्चा मुस्कुराया तो राजेश ने उसे झट गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलकर बच्चे के कपोल पर गिर पड़े। उसने बच्चों को फिर चूमा। नन्हे नन्हे हाथ पैर तलुए सब जगह उसने अपना प्यार से भरकर उसे चूम डाला। बच्चा एक राजकुमार का भाग्य लेकर उत्पन्न हुआ था, फिर भी अपने बाप के कुकर्मों के कारण एक गरीब की कुटिया में सांस लेने पर विवश था। उसका दिल भर आया। अपने आंसू पोंछते हुए उसने कमरे के चारों ओर दृष्टि डाली। कुछ एक छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, अर्ध बनी छोटी सी पत्थर की मूर्तियां थी। मूर्ति किसी गांव की लड़की की थी, जिसके शरीर पर बनाए हुए कपड़ों को फाड़कर मजलूमियत का प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया गया था। यद्यपि मुखड़ा पूर्णता नहीं बना था, फिर भी सिर के झुकाव में जीवन से निराशा टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जालिम के हाथों लूटकर इसके रूप में राधा लिखकर सामने आ जाना चाहती, राधा निखरकर सामने आ जाना चाहती। बहुत देर तक वह इस मूर्ति को देखता रहा और फिर अचानक ही उसने कदमों की आहट की चाप सुनी तो ठिठक कर बच्चे को वहीं पलंग पर लिटा दिया। मूर्ति को दोबारा देखा, जिसके कदमों में चंद टुकड़े छितरे पड़े थे। पहले कमरे में वापस आकर उसने अपना चश्मा आंखों पर चढ़ा लिया और अनजान बनकर बैठ गया। बाबा हरिद्वार अंदर प्रविष्ट हुए। उसने राजेश से को अदब से सलाम किया। पीछे राधा भी आकर खड़ी हो गई। राजेश ने उसे उसी प्रकार बैठे बैठे अपने आने का मकसद बताया। कैसी मूर्तियां चाहिए बाबू साहब? बाबा ने कुछ झुक कर पूछा। धार्मिक या दूसरे प्रकार की? इस समय आपके पास जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब मैं लेने को तैयार हूँ, चाहे जैसी भी बनी। बाबू साहब, इस समय तो मेरे पास केवल एक ही मूर्ति है और वह भी अधूरी है। आप 2 दिन बाद आएंगे तो उसे पूरी कर दूंगा। क्या मैं देख सकता हूँ उस मूर्ति को? राजेश ने उठने का ढंग बनाते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। बाबा दूसरे कमरे में प्रविष्ट हुए। राजेश उसके पीछे हो लिया। राधा भी पीछे पीछे चली आई। राजेश ने मूर्ति से पहले पलंग पर दृष्टि डाली। बच्चा जाग रहा। राधा ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। बहुत प्यारा बच्चा है, राजेश ने कहा। क्या नाम है इसका? कमल, राधा ने धीमे स्वर में कहा। राजेश ने सोचा, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले इस सुंदर फूल का नाम कमल ही होना चाहिए। कमल, उसने नाम दोहराया। बाबा एक पल खामोश खड़ा रहा, फिर मूर्ति उठाकर उसके पास ले आया। बोला, यही मूर्ति है। यदि छुट्टी होती तो इसे मैं आज शाम तक ही पूरी कर देता। थोड़ा थोड़ा करके समय लगाता हूँ, इसलिए आप इसे परसों तक तो अवश्य ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार तो यह अधिक अच्छी लग रही है। अचानक राजेश ने कहा। इस प्रकार? हाँ हाँ, और क्या? राजेश ने मूर्ति हाथों में ले ली, ऊपर नीचे करता हुआ बोला, इसी का तो मॉडर्न आर्ट कहते हैं। विदेश में तो इन मूर्तियों का मूल्य काफी अधिक दिया जाता है। विदेश में? बाबा ने उसे आश्चर्य से देखा। राधा भी चकित थी। हाँ हाँ, और क्या, मैं इस मूर्ति को इसी प्रकार खरीदूंगा। कितने पैसे दे दूं? राजेश ने कहा। पैसे नहीं, रुपये। मेरा मतलब रुपयों से है। राजेश ने उनकी चिंता दूर कर दी। 200 रुपये ठीक होंगे इसके लिए? 200 रुपये? बाबा इतनी बड़ी रकम का नाम सुनकर अवाक रह गए। अच्छा, 300 रुपये ले लो, राजेश ने बिना एक पल गंवाए कहा। 300 रुपये? राधा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अच्छा
बाबा यह लो 500 रुपए। राजेश ने झट अपने कोट की बगल से 100 के 5 नोट इस प्रकार निकाले जैसे वो पहले से ही इन्हें देने को अलग रख चुका। अब और इससे अधिक पैसे नहीं मांगना बस। और फिर राजेश ने 5 नोट जबरदस्ती बाबा के हाथों में थमा दिए। बाबा फटी फटी आंखों से राजेश को देखता ही रह गया। राधा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इससे पहले रामगढ़ में उसके बाबा ने जाने कितनी मूर्तियां बनाई थी, छोटी बड़ी अच्छी और काफी अच्छी, परंतु आज तक किसी ने 10 रुपये से अधिक मूल्य दिया ही नहीं था। वह आश्चर्य में पड़ गई। बाबा के हाथों में नोट बुरी तरह कांप रहे थे। राजेश ने इन दोनों की यह अवस्था देखी तो अपनी जल्दीबाजी पर उसे घबराहट हुई। कहीं इन दोनों को उस पर किसी प्रकार का संदेह ना हो जाए। उसने झट से कहा, यदि आप लोगों को ऐतराज न हो तो मैं इसे दुगने दाम पर बेच दूंगा। दुगने दाम पर अर्थात बाबा की जुबान लड़खड़ा गई। 1000 रुपए में एक मूर्ति। यह मूर्ति बाबा को विश्वास ही नहीं हुआ। जी हाँ, राजेश ने अपनी बीती बातों से उन्हें प्रभावित प्रतीत किया तो बात जारी रखी। मेरा धंधा ही मूर्तियों खरीदने का है। मैं भारत से मूर्तियां खरीद कर विदेश ले जाता हूँ। वहाँ मुझे कभी कभी तो 5-5 गुना लाभ हो जाता है। 5 गुना? और हाँ क्या? राजेश ने कहा, बस अब तुम जल्दी जल्दी मूर्तियां बनाना आरंभ करो और मैं सप्ताह में एक दिन आकर सारी की सारी मूर्तियां ले जाया करूँ। बाबा तब भी कुछ नहीं बोला, आवाज सुनता रहा। राधा भी उसी प्रकार बच्चे के गोद में लिए चकित खड़ी थी। और आज से मैं आपका ग्राहक हूँ, राजेश ने बोला। राजेश ने दूसरी जेब से 100 रुपए का एक नोट फिर से निकालते हुए कहा, इसलिए मेरी ओर से इस बच्चे के लिए यह छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। राधा देवी, राधा चौकी। आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम राधा है? उसने तुरंत पूछा। राजेश अपनी गलती पर चौंका, परंतु फिर बोला, क्यों? क्या फादर जोसेफ मुझे नहीं बता सकते कि बाबा हरिद्वार मूर्तिकार के साथ उनकी बेटी भी है जिनका नाम राधा है? राधा की चिंता दूर हो गई। उसने बच्चे को देखा। उसके हाथ में डगमगाते हुए नोट को देखकर वह लेने से इनकार नहीं कर सकी। प्रेम से दिया हुआ कांटों का उपहार भी फूलों से अधिक सुंदर और सुगंधित बन जाता। राजेश ने आगे बढ़कर बच्चे के गाल छुए तो राधा के शरीर की भीनी भीनी सुगंध उसके दिल के अंदर उतर गई। इससे पहले कि उसका दिल डगमगा जाए और वह खड़ा होकर राधा की समीपता प्राप्त करता रहे और फिर उसकी वास्तविकता खुल जाए, उसने अपने को संभाला। ऐसा ना हो कि बना बनाया खेल ही बिगड़ जाए, उसके जीने का सहारा छीन जाए। वह वहां से हट गया। दूसरे कमरे से उसने अपनी टोपी उठाई और आंगन का दरवाजा खोलकर वो बाहर की तरफ निकल गया। राधा और बाबा उसी प्रकार स्तब्ध देखते रह गए। कच्ची सड़क पार करके राजेश काफी आगे पहुंचा तो एक खूबसूरत लंबी सफेद कार उसकी प्रतीक्षा कर रही। कार के नंबर प्लेट पर लिखा था रामगढ़ एस्टेट। उसने अपनी आंखों में दोबारा आए आंसू पोंछे और कार के अंदर प्रविष्ट हो गया। ये आंसू खुशी की एक किरण पाकर ही छलक आए। करीब 1 सप्ताह बीत गया था और पिछले दिनों वर्षा की खूब तेज झड़ी लगी रही थी। आज जाकर धूप निकली थी, परंतु सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए सुबह की धूप अच्छी लग रही थी। राजेश ने सब्र करना कठिन हो गया था उसे। 1 हफ्ते के बाद फिर वह राधा के द्वार पर जा पहुंचा था। उसने अपनी टोपी ठीक की, फिर कुंडी खटखटाई। दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए उसने समीप की कच्ची और मिट्टीदार सड़क पर नजर डाली, जो नगर महानगर पालिका की लापरवाही के कारण कीचड़ से लथपथ और गंदी थी। बहुत कठिनाइयों से वह किनारे किनारे चलकर यहाँ तक पहुंचा था। कार उसने पहले के समान ही दूर खड़ी कर दी थी। कौन है? दरवाजे के अंदर से आवाज आई। आवाज राधा की थी, जिसे सुनकर राजेश की बेचैन धड़कनों को कुछ संतोष मिला। मैं हूँ राजेश, मूर्तिकार का खरीदार, मूर्तियों का खरीदार हूँ मैं, उसने बताया राधा को। उसने अपने सिर की टोपी दोबारा ठीक किया और कुछ नीचे और कुछ मस्तक पर झुकाकर। दरवाजा खुला। सामने राधा खड़ी थी। दर्द और गम की तस्वीर बनी हुई, परंतु इस बार इस तस्वीर में एक नई परेशानी की झलक भी प्रकट हो रही, जिस पर वह काबू पाने का प्रयत्न कर रही। नमस्ते राधा देवी, राजेश ने पहले ही हाथ जोड़कर मुस्कुराने का प्रयत्न किया। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम इसी तरह से प्रेम और पवित्र भावनाएं का आपके मनोरंजन के लिए कहानियां लेकर आता रहूंगा। और कमेंट्स बॉक्स में कहानी अच्छी लगी तो यस लिखे, ताकि आगे का भी हम आपका एपिसोड जारी रखें। तो राधा ने हाथ जोड़ दिए, फिर गंभीर स्वर में बोली, आइए। आंगन पार करके जब वह राधा के पीछे कमरे में पहुंचा तो उसने देखा आज इस घर की अवस्था कुछ बदली हुई है।
इस घर में एक और खटिया है, लोहे की 2 कुर्सी है, दीवार पर भगवान कृष्ण की तस्वीरें फ्रेम में टंगी हुई है और घर काफी साफ सुथरा था। उसने दूसरे कमरे में झांका, सामने एक पालना था, शायद बच्चा सो रहा था। उसका मन हुआ उसे जाकर मिले, उसे गोद में उठाकर चूम ले, परंतु इस बार वह निश्चय करके आया था किसी दृढ़ता से काम नहीं लेगा, वरना पिछली बार की तरह उसकी वास्तविकता पर संदेह होने लगी तो फिर संभावना कुछ भी नहीं हो सकती है। राधा ने कपड़े द्वारा एक कुर्सी झाड़ी, फिर उसकी ओर बढ़ा दिया। टोपी उसने समीप की दूसरी कुर्सी पर रख दी। कैसी हैं आप? उसने बात करने का ढंग निकाला। आपकी कृपा है, राधा ने उत्तर दिया और फिर बोली, आप बैठिए, मैं बाबा को लेकर आती हूँ। राजेश नहीं चाहता था कि राधा इतनी जल्दी अपने बाबा को बुलाने चली जाए, परंतु उसे रोकना भी उसके बस की बात नहीं थी। वह कमरे से बाहर दूसरे दरवाजे से स्कूल के कंपाउंड की ओर निकल गई तो वह अपनी जगह से उठा। उसने पहले पालने से उठाकर बच्चे को चूमा, उसे ऊपर नीचे उछाला, फिर उसके गालों पर अपना गाल सटाकर सिसक पड़ा। बहुत देर तक वह उसी प्रकार सिसकता रहा। फिर जब कदमों की चाप मिली तो बच्चे को पालने में लिटाकर उसने चश्मा आंखों पर ऊपर करके अपने आंसू पोंछे और बहाने से एक कमरे में निगाह दौड़ाने लगा। पत्थर के चंद टुकड़े पड़े हुए थे, कुछ एक औजार इन्हें तोड़ने के लिए, बस, और कुछ भी वहां नहीं था। आकर वह अपनी जगह पर पहले वाले कमरे में बैठ गया और तभी राधा ने अंदर प्रवेश किया। वह अकेली थी। बाबा तो कहीं बाहर गए हैं, राधा ने अफसोस प्रकट किया। राजेश को जैसी मनचाही मुराद मिल गई। उसने अपने दिल की प्रसन्नता को छुपाकर कहा, कोई बात नहीं है, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूंगा। राधा चुप रह गई। राजेश अपने चश्मे के अंदर से उसकी झुकी हुई दृष्टि देखता रह गया। वह नंगे पैर थी, फर्श ईंट का था, फिर भी वह इसे पैर के अंगूठे द्वारा कुरेदने का प्रयत्न कर रही। खामोशी, बिल्कुल खामोशी थी और राधा सोच रही थी कि क्या बात करे। उसका बच्चा भी नहीं जाग रहा है, वरना उसे खिलाने के बहाने ही वह वहां से हट जाती। इतने बड़े आदमी के सामने कुर्सी पर बैठना भी तो अच्छी बात नहीं है। पत्थर से कोई नारी बनी है। आखिर राजेश से खामोशी सहन नहीं हो सकी तो उसने पूछ ही लिया, जी? राधा अचानक चौंक पड़ी, चौंक कर मानो उसने अपना ही दिल टटोलना चाहा। मेरा मतलब, कोई मूर्ति तैयार हुई? बाबा ने अब तक शुरू नहीं की। राधा की जान में जान आई। क्यों? सारे औजार खरीद कर ले आए हैं, पत्थर भी खरीद लिए हैं, परंतु मूर्ति बनाने का समय ही नहीं मिला। आजकल स्कूल से आने में उन्हें बहुत देर हो जाती है। यदि रात में काम करेंगे तो शोर होगा तो पड़ोसी फादर से शिकायत करने लगेंगे। तो फिर बाबा स्कूल का काम छोड़ क्यों नहीं देते? राजेश ने अपने मतलब की बात कही। मूर्तियां बेचकर तो आप लोगों का अधिक अच्छा गुजारा हो सकता। ऐसा बाबा कभी नहीं कर सकते, राधा झट से बोली, और न ही हम उन्हें ऐसा करने की राय देंगे। मगर क्यों? इससे फादर को चोट पहुंचेगी। अपने मन में वह सोचेंगे कि हमने इस पर एहसान किया, नौकरी के लिए जगह निकलवाई और अब यही लोग इतनी जल्दी छोड़कर जा रहे हैं। आपको ऐतराज ना हो तो मैं स्वयं उनसे कहलवा दूं कि आप लोग स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। नहीं, ऐसी मत करना, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, राधा ने कहा। यह कोई आवश्यक नहीं है कि मूर्तियां बेचकर ही हमारा गुजारा हो सकता है हमें गरीबी में जीवन काटने की आदत पड़ चुकी है या राजेश ने डरते डरते उसका दिल टटोला, किसी जालिम ने ऐसी आदत डाल दी है, ऐसा ही समझ लीजिए। राधा ने आह भरी। उस जालिम का नाम मैं जान सकता हूँ? है एक बहुत बड़ा चंडाल, उसका नाम लेकर मैं इन दीवारों को सुनने का अवसर नहीं देना चाहता। वह चंडाल यदि आपके कदमों में गिरकर क्षमा मांगे तो क्या आप तब भी उसे क्षमा नहीं करेगी? अंतिम सांस तक नहीं, राधा ने बोली। राजेश ने गहरी सांस ली, फिर रुक कर पूछा, और यदि अपने प्यार की खातिर वह अपना कलेजा भी निकाल कर आपके कदमों में रख दे तो? उसके कलेजे पर मिट्टी का तेल डालकर मैं आग लगा दूंगी, राधा दर्द से बोली। जब वह तड़पेगा तो मैं खुशी से नाच उठूंगी, दीवानों के समान जोर जोर से ठहाके लगाने लगूंगी। ऐसा ही दिन देखने को इच्छा। राजेश के दिल को सख्त चोट पहुंची। अपने आप को संभालते हुए के पश्चात उसकी आंखें छलक आई। उसने कहा, राधा देवी, इस संसार में अपने पापों को स्वीकार लेना ही एक बहुत बड़ा प्रायश्चित है। फिर प्रायश्चित कर लेने से तो क्षमा हो ही जानी चाहिए। फादर जोसेफ ने मुझे शिक्षा दी है कि पापी को क्षमा कर देने से बड़ा कोई पुण्य होता ही नहीं। फादर में और मुझे बहुत अंतर है राजेश बाबू, राधा ने पहली बार उसके नाम से संबोधित किया। आप उस चंडाल को नहीं जानते जिसने मेरी ही नहीं, मेरी छोटी बहन की ही नहीं, बल्कि गांव की सारी लड़कियों की इज्जत लूटने में भी संकोच नहीं किया।
कमबख्त मरेगा तो उसे मांस उसका गिद्ध और कौए नोच नोच कर खा डालेंगे। राधा की आंखें छलक आई। यह बच्चा, राजेश ने कहना चाहा, उसी पापी की भेंट है। लोग इसके बारे में पूछते हैं तो क्या उत्तर देती है? इसका बाप पैदा होते ही मर गया, राधा ने कहा, और आपको भी मैं यही बताती, परंतु आपने बात ही ऐसे ढंग से शुरू कर दी कि वास्तविकता छिपाने का अवसर ही नहीं मिला। मेरी वास्तविकता केवल फादर जोसेफ और फादर फ्रांसिस के अतिरिक्त किसी को नहीं मालूम। राधा ने फादर जोसेफ और फादर फ्रांसिस का उच्चारण आपने अशिक्षित ढंग से किया। यहाँ के लोग को किसी की निजी बातों से कोई मतलब ही नहीं, इसलिए तो हम इस जगह को छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। और यदि बच्चा बड़ा होकर पूछेगा ना कहकर वो रुक गया, उसके दिमाग में भी यही बात भर दूंगी कि उसका पिता पहले ही मर गया था। राधा ने बहुत घृणित ढंग से कहा, इसमें उसी की भलाई भी है। राधा का स्वर भीग चला था। अचानक वह चौंकी। उसने पूछा, परंतु राजेश बाबू, आप मुझसे ये सारी बातें क्यों कर रहे थे? मैं उसे क्षमा कर दूं, क्योंकि ऐसा करने से दिल को एक सच्ची शांति का आभास होता है। राजेश ने अपनी अवस्था को संभाली। नहीं, राधा अडिग मन से बोली, बल्कि मेरी सच्ची शांति तो यही है कि उसे मैं तो क्या, भगवान भी कभी क्षमा ना करे। मेरी सांसें उसे डस ले, मेरी आहें उसके तन बदन में आग लगा दे, वह कहीं का भी ना रहे। राजेश कुछ न बोल सका। दिल छलनी हुए जा रहा, फिर भी बर्दाश्त करता रहा। एक उम्मीद थी दिल के अंदर, एक किरण थी आंखों के अंधकार में। उसकी भलाई का फल कभी भी उसे मिलेगा। कभी तो उसका निस्वार्थ प्रेम रंग लाएगा, कभी तो उसका पश्चाताप उस पर दया का जोग बनाएगा, कभी तो राधा के दिल में उसके प्रति सहानुभूति की कलियां फूट कर निकलेगी। हाँ, कभी तो ऐसा समय अवश्य ही आना चाहिए, यदि उसका यह प्यार राधा के प्रति दिल की गहराइयों से अगर है। इस प्रकार के प्यार को सार्थक होना ही पड़ेगा। सहसा किसी ने आंगन का दरवाजा खटखटाया तो राधा चौंक पड़ी। अपने आंसुओं को पोंछकर उसने उसे देखा। शायद बाबा आ गए हैं, राजेश ने अनुमान लगाया। बाबा उधर से कभी नहीं आते, मैंने मना कर रखा है। राधा कुछ घबराई सी बोली। क्यों, आप भी इस ओर से मत आया कीजिए, राधा ने कहा। आंगन का दरवाजा खोलने में मुझे भय लगता रहता है। मगर क्यों? वाह वाह, राधा कहने में झिझकने लगी। इस मोहल्ले का एक बहुत बड़ा गुंडा है। जब से उसकी नजर मुझ पर पड़ी है, पीछा ही नहीं छोड़ता। एक पल को भी चैन से सांस नहीं लेने देता। मुझे विधवा जानकर भी आवाजें कसता रहता है। एक बार तो आंगन में भी कूद गया था। वह तो बाबा ने शोर मचा दिया, वरना तो कुछ हो ही जाता। इतना कहते कहते वो रुक गई। अचानक दरवाजे पर खड़खड़ाहट हुई। अब वह यहाँ क्या लेने आया है? मुठ्ठियां भींचकर राजेश ने सख्ती से पूछा। उसे पता है कि बाबा नहीं है, इसीलिए वह चला आया। मैं दरवाजे पर जाकर पूछूंगी कि कौन है, तो वह इधर से ही बहुत कुछ कहता रहेगा। दरवाजा खोल दूं तो गजब ही हो जाए। क्या नाम है इस गुंडे का? राजेश ने पूछा। ब्रिजभूषण, राधा बोली। बहुत बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का है। हमारे कहने पर फादर ने इनकी रिपोर्ट 2 बार पुलिस को की, परंतु इस बदमाश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। सुना है इसके रिश्तेदार में कोई नेता है, इसलिए पुलिस वाले भी इनसे भय खाते हैं। सहसा दरवाजे पर फिर खटखटाहट हुई, इस बार कुछ अधिक ही शोर के साथ। आप दरवाजा खोलिए। अपनी जेब से एक नोटबुक निकालकर उस पर उसने ब्रिजभूषण लिखते हुए राजेश ने लापरवाही से कहा। लेकिन आप दरवाजा खोलिए, मैं यहाँ हूँ। राजेश ने नोटबुक जेब में रखी और खड़ा हो गया। राधा आंगन में पहुंची। राजेश उसके पीछे हो लिया। राधा ने एक बार पलटकर राजेश को देखा, फिर कांपते हुए दरवाजा खोल दिया। सामने ब्रिजभूषण खड़ा था, अपने चौड़े होठों को बुलडॉग के समान फैलाए। होठों के दोनों किनारों से पान की पिक चू रही थी। आंखों में इस बेवक्त भी शराब की लाली थी। भरा भरा शरीर, चौड़ा सीना और ऊंचा कद, वास्तव में हुआ एक सफल गुंडा था। किससे बातें कर रही थी? तेरा बाबा तो बाहर गया हुआ है। उसने झूम कर पग रखा तो राधा डरकर पीछे हट गई। उसके आते ही आंगन में शराब की भभक फैल गई। उसने कुछ और कहना चाहा, परंतु तभी राजेश को देखकर ठिठक गया। बोला, यह रंगरूट कौन है और मेरी आज्ञा बिना इस मोहल्ले में तो आया ही, तेरे घर में कैसे चला आया? शट अप यू इडियट, राजेश क्रोध से चीखा। एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। वाह, यह तो कोई अंग्रेज मालूम पड़ता है। अपने हाथों को नचाकर ब्रिजभूषण ने 2 कदम आगे बढ़ाकर कहा और फिर राधा को देखा। कौन है यह? तेरा खसम क्या कब्र से उठकर आ गया है? राजेश ने अपने सारे जीवन में आज तक किसी की भी कोई बात कभी सहन नहीं की थी। सदा लोग ही उसके सुनते आए थे। कई दिनों से उसकी बॉक्सिंग छुटी हुई थी, तलवार नहीं थामी थी, कुश्ती का अभ्यास भी नहीं किया था और घुड़सवारी भी छुटी हुई थी।
उसके शरीर का रक्त उबल गया। झट उसका एक हाथ हवा में लहराया और ब्रिजभूषण के जबड़े पर इस प्रकार प्रहार किया, वह चकरा कर पीछे दीवार से जा टकराया। टकराते ही वह नीचे लुढ़क गया। आंगन की दीवारों की जड़ में कीचड़ एकत्र था। उसका चेहरा इसमें सन कर लथपथ हो गया। संभल कर वह उठा, घूर कर उसने राजेश को देखा, परंतु तभी राजेश फिर आगे बढ़ा। ब्रिजभूषण के होश उड़ गए। सरपट वह इस प्रकार भागा कि इन दोनों के अतिरिक्त यदि कोई और उसे देखता तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। राजेश ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर हाथ पोंछा, मानो किसी गंदे पशु को उसके हाथ छू गए। फिर उसने राधा को देखा। राधा उसी प्रकार भयभीत सी खड़ी देख रही थी। उसकी दृष्टि की चूहन उसने अचानक ही अपने मुखड़े पर प्रतीत की तो मानो सपने से जागी। यह अच्छा नहीं हुआ, कांप कर बोली, वह बहुत भयानक व्यक्ति है, अब वह हमारा जीवन कठिन कर देगा। तो फिर आप लोग कहीं और क्यों नहीं चले जाते, यहाँ छोड़ देते। राजेश ने अपने मन की बात कही। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा घर सस्ते में दिलवा दूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राधा बोली। यह जगह छोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ कोई अधिक पूछताछ नहीं करता है कि कमल का पिता कौन है। यहाँ तो केवल एक ब्रिजभूषण ही बदमाश है, परंतु दूसरी जगहों पर तो अनगिनत ऐसे गुंडे मिलेंगे जिन्हें मेरी उपस्थिति रात रात भर सोने नहीं देगी। मैं यहीं रह लूंगी, अब दोनों ही ओर से ताला लगा कर रखूंगी, बाहर झांकूंगी भी नहीं। राधा ने कांपते कांपते एक ही सांस में कह दिया। आप निश्चिंत रहिए। राजेश ने होठों पर एक निराश मुस्कुराहट उभरी और गुम हो गई। अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा। इस मोहल्ले में तो क्या, इस शहर में भी दिखाई नहीं पड़ेगा। राधा ने उसे गौर से देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ, राजेश बोला। आपकी रक्षा करने में मुझे एक विचित्र सी प्रसन्नता का आभास हो रहा है। राधा तब भी कुछ नहीं बोली। उसकी बातों पर उसने गौर किया। कितना सज्जन पुरुष है यह, कितना अच्छा, देवता समान। यदि यह नहीं होता तो उसको जाने कितनी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। राजेश ने आगे बढ़कर आंगन का दरवाजा बंद किया। अंदर जानने वालों को आज्ञा लेनी पड़ती। फिर वह अंदर की ओर पलटा। कुर्सी पर बैठते हुए स्वयं ही बोला, क्या एक कप चाय आप मुझे पिलाएंगी नहीं? राधा लज्जा से जमीन में गड़ गई। चाय तो वह उसे स्वयं भी पिलाना चाहती थी, परंतु उसके समक्ष अपनी स्थिति का ज्ञान करके वह ऐसा साहस नहीं कर पाती थी। उसके कहते ही वह झट रसोई में पहुंच गई। राजेश ने बढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया, प्यार से ही उसे चूमा, फिर पहले कमरे में उछलाता हुआ ले आया। दरवाजे के समीप कुर्सी पर बैठकर उसने बच्चे को फिर चूमा। राधा उसे कनखियों से देख रही। वह झट उठी, एक मोटा कपड़ा दूसरे कमरे से उठा लाई और राजेश की गोद में बच्चे के नीचे बिछा दिया। राजेश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दिन पर दिन और सप्ताह पर सप्ताह बीते। लगभग एक वर्ष बीतने को आया। राधा का बेटा बैठते बैठते अपने छोटे पंजों पर चलना सीख गया था। चाऊ चाऊ करते करते माँ माँ करने लगा। मुस्कुराता तो कमल के समान ही उसका मुखड़ा खिल उठता। आंखें की पलकें अपने पिता के समान लंबी और घनी थी, परंतु माँ के समान तीखी और अनोखी चमक से भरपूर बच्चे को कोई भी देखता तो मन करता गोद में उठा ले। बच्चे के रूह में शाही बड़प्पन की झलक थी, जिससे राधा देखती और देखती ही रह जाती। एक वर्ष के अंदर राधा की आर्थिक स्थिति भी संभल गई। उसके स्वास्थ्य में भी निखार आ गया। बाबा के स्वास्थ्य पर भी काफी प्रभाव पड़ा। यही नहीं, उसके मोहल्ले की हालत भी सुधर गई। वह सड़क जो कई वर्षों से कच्ची थी, जहां वर्षा होते ही पानी एकत्र हो जाता था, कीचड़ में कई कई दिन बदबू छाई रहती थी, अब बिल्कुल साफ सुथरी और पक्की थी। सड़क के उस पार नई नई दुकानें खुल गई थी। मोहल्ले की लड़कियां अब स्वतंत्र होकर इधर उधर आ जा सकती, क्योंकि ब्रिजभूषण का कहीं पता ही नहीं था। ब्रिजभूषण राधा को उस दिन के बाद वास्तव में कभी नजर नहीं आया, जिस दिन राजेश से उसकी मुठभेड़ हुई थी। मोहल्ले वालों में यह बात प्रचलित थी कि वह अपराध करने के बाद भी सदा बच जाता था। इस बार पुलिस ने उसे बिना जुर्म के ही पकड़कर खूब तबीयत से मारा। फिर किसी राजा की इच्छा पर उसे जबरदस्ती इल्जाम लगाकर बंद कर दिया गया। जमानत भी नहीं हुई और जब मुकदमा समाप्त हुआ तो उसे 7 वर्ष की सख्त कैद दे दी गई है। 1 वर्ष के अंदर राजेश राधा के घर हर 15 दिन में एक बार अवश्य ही आता रहा। आते ही बच्चे को गोद में उठा लेता, उसे प्यार करने लगता। उसके लिए अब वह कुछ न कुछ वस्तुएं भी लाने लगा था। आरंभ में राधा तो यह बात राधा को उचित नहीं लगी, परंतु बाद में वह उन्हें लेने पर मजबूर हो गई थी। प्यार से दी हुई वस्तु लेने से इनकार करना भी कठिन है। राजेश ने बच्चे के खिलौने तथा अच्छे वस्त्रों से भर दिया था। बच्चा राजेश को देखते ही उसकी गोद में पहुंच जाने को
अपने नन्हे नन्हे हाथों फैला देता था। एक वर्ष बाद बाबा हरदयाल ने लगभग 20 मूर्तियां बनाई, छोटी भी और बड़ी भी। मूर्तियां बनाते बनाते उसका हाथ इतना साफ हो चला था कि अब उसका विचार था कि वह अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेगा। राजेश ने उसकी मूर्तियों के दाम 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक दिए। बाबा हरदयाल को विश्वास था कि उसकी बनाई मूर्तियां विदेश में खूब नाम कमा रही है। वह अपने गुण से बहुत संतुष्ट था और खुश था। एक शाम राजेश ने अपनी टैक्सी सड़क के किनारे राधा के दरवाजे पर रुकवाई। वह हमेशा टैक्सी से ही आता था। अपनी गाड़ी का उपयोग उसने शुरू से ही बंद कर दिया था। ऐसा ना हो कि रामगढ़ स्टेट पढ़कर लोगों को उसकी वास्तविकता मालूम हो जाए। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए, एक बड़ा पैकेट उठाया और दरवाजे खटखटाया। कमल के लिए वह सदा ही कुछ न कुछ लाता रहता था। टैक्सी चली गई तो उसने सड़क के वातावरण पर गौर किया। दुकानों में खड़े लोग आज उसे विचित्र ही दृष्टि से देख रहे थे। हर आने जाने वाले उसे देखकर अपनी गति धीमी कर देता। औरतें की आंखें संदेहपूर्ण थी। दरवाजा खुला तो उसके अंदर प्रवेश किया। राधा पीछे हट गई। उसने राधा को देखा। आज वह कुछ अधिक ही उदास थी और परेशान भी। अन्य दिनों के समान उसे देखकर वह मुस्कुराई भी नहीं। क्या बात है राधा देवी, उसने पूछा। 1 सप्ताह पहले बाबा का स्वर्गवास हो गया। राधा का गला रुंध गया। राधा, राजेश चीखते चीखते रह गया। पैकेट हाथ से छूटते छूटते बचा। सामने बनिए की दुकान पर वह कुछ सामान लेने गए थे कि किसी ने कुछ कह दिया। क्या? यही कहा कि राधा की आंखें छलक आई। कहने में उसे शर्म आ रही थी। उसने बड़ी कठिनाई से कहा, यही कि तुम्हारी मूर्तियां तो कोई 50 रुपये में भी नहीं खरीदेगा। 500 1000 देकर मूर्तियां खरीदने वाला केवल तुम्हारी बेटी की कारण। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। राजेश की मुट्ठियां भीज गई। होठों को काट कर उसने बाहर देखा। दरवाजे के उस पार बनिया उसे देखते हुए अपनी मूंछों को ताप दे रहा था। राजेश बल खाकर रह गया। इस बात पर बाबा को तैस आ गया। राधा ने अपने को संभाल कर कहा, बात इतनी बढ़ गई कि सारा मोहल्ला एकत्र हो गया। सभी ने उस बनिए का पक्ष लिया तो बाबा अपना अपमान सहन नहीं कर सके। घर आकर मुझ पर ही बरस पड़े। मैं निर्दोष थी फिर भी चुप थी। बकते बकते अपने आप ही बाबा को छाती बहुत सख्त दर्द उठा कि होठ बिछ गई, आंखें पलटने लगी और तभी वह गिरकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। मैंने फादर को कुछ भी नहीं बताया, परंतु एक न एक दिन तो वह बाबा की मृत्यु का कारण जान ही जाएंगे। तो वह उन्हीं की कृपा थी कि बाबा का अंतिम संस्कार हो गया, वरना इस ओर के रहने वाले तो हमें अब देखना ही पसंद नहीं करते। राजेश कुछ नहीं बोला, मन ही मन मोहल्ले के लोगों पर झल्लाने लगा। वह उसी की कृपा थी जिसके कारण इस मोहल्ले का नक्शा बदला हुआ था। यह सड़क महानगर पालिका ने उसी के इशारे पर बनाई थी। उस ओर की दुकानें वगैरह उसी के कहने पर खोली गई थी ताकि राधा तथा उसका बाबा को वस्तुएं खरीदने के लिए दूर जाने का कष्ट भी ना करना पड़े। राजेश बाबू, राधा ने भीगे स्वर में कहा, एक निवेदन करूं, बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं राधा देवी, कभी नहीं, उसने बिना सोचे समझे कहा। मेरी बात पूरी कर दीजिएगा। बिना एक पल गवाए ही अपनी इच्छा पूरी करना मैं आपका अपना भाग्य समझता हूँ। आपकी इच्छा अगर मुझे पूरी करने का मौका मिले, राजेश ने बोला। आपको मेरे कमल की सौगंध, कृपया आप अब यहाँ सदा के लिए आना बंद कर दीजिए। राधा ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर कर कहा। राधा देवी राजेश की छाती पर जैसे मोहल्ले के ही लोगों ने घूसा मार दिया। उसने इसका विरोध करना चाहा। राधा उसी प्रकार बिना उसकी ओर देखे बोली, जब तक बाबा जीवित थे आपके आने पर कभी हमने ऐतराज नहीं किया। मोहल्ले वालों ने कई बार मुझ पर कीचड़ भी उछालना चाहा, परंतु हम आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब बाबा नहीं रहे इसलिए मूर्तियां भी नहीं बनेगी, इसलिए अब आपका यहाँ आने का कोई काम भी नहीं रह गया। आपने हमारे लिए बहुत किया, मेरे बच्चे को सुंदर सुंदर खिलौने कपड़े दिए, इसलिए हम आपका आभारी हैं। अब आप हमें क्षमा कीजिए। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे प्रति गलत बातों का शिकार हो। राजेश की आंखें भर आई। उसने कुछ कहना चाहा परंतु फिर खामोश हो गया। राधा ठीक ही कहती है, जब मूर्तियां नहीं रही तो उसके यहाँ आने का कोई तात्पर्य ही क्या। वह तो यहाँ मूर्तियां ही खरीदने आता था। केवल मूर्तियां जिसके अंदर दिल भी होता है तो केवल पत्थर का। उसकी इच्छा हुई कि वह राधा को अपने बारे में सब कुछ बता दे, परंतु साहस नहीं कर सका। बात और भी मजाकपूर्ण बन सकती थी। राधा का दिल भी अभी इतना प्रभावित नहीं हुआ। वह जो विजय भान सिंह को क्षमा कर, वह उससे अब भी घृणा करती है और घृणा से कोसती है।
ऐसा न हो कि वह राज के खुल जाने से राधा उससे घृणा और करने लगी। थोड़ी सी भलाई, चंद सुविधाएं और रुपये देकर कोई अपने पापों की क्षमा थोड़े ही पा सकता है। राधा उसे इतनी आसानी से कभी क्षमा नहीं करेगी। राजा विजयभान सिंह ने